अगर आप भी अपने घर के लिए इन्वर्टर और बैटरी लेने का सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल चल रहे होंगे कि कितने साइज़ का इन्वर्टर और बैटरी लें, उनमें क्या क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मेरे घर के लोड के हिसाब से कैसा इन्वर्टर और बैटरी सही रहेगा। ऐसे में जब आप दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार आपको वो इन्वर्टर और बैटरी सजेस्ट करता है जिसमें उसका फ़ायदा ज़्यादा रहता है, उसको आपके घर के लोड रिक्वायरमेंट से मतलब नहीं रहता। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको इन्वर्टर और बैटरी से रिलेटेड सारे ही टर्म्स को सिंपल लैंग्वेज में क्लियर करूंगा, जैसे इन्वर्टर का साइज़ वीएम मतलब वोल्टेज एम्पियर में अपने घर के लोड के हिसाब से कैसे निकालते हैं, एक बैटरी कितने घंटे बैकअप के लिए कितने एज की होनी चाहिए, इन्वर्टर और बैटरी कितने टाइप के होते हैं और हमें कौन से टाइप का इन्वर्टर बैटरी अपने घर के लिए खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें। मेरा दावा है कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप इन्वर्टर और बैटरी के मामले में एक्सपर्ट हो जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ इन्वर्टर और बैटरी के डिस्काउंटेड लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहेंगे तो वहां से परचेज कर सकते हैं। एक इन्वर्टर खरीदते समय सबसे पहला जो पॉइंट ध्यान में रखना होता है वो ये है कि कितने वीए का इन्वर्टर आपको लेना है। तो ये डिपेंड करता है आपके घर के लोड के ऊपर। हर किसी के घर के अप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। किसी को 2 पंखे चलाने हैं, 4 बल्ब जलानी है, किसी को पंखे और बल्ब के साथ एलईडी टीवी चलानी है, किसी को कूलर भी चलाना है, तो किसी को फ्रिज भी चलाना है। ऐसे में आपको अगर अपने इन्वर्टर का वीए निकालना है तो उन अप्लायंसेस की लिस्ट बनाइए जो पावर कट होने के बाद आप चलाना चाहते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि आपको सारे अप्लायंसेस की लिस्ट नहीं बनानी है, आपको सिर्फ उन्हीं अप्लायंसेस की लिस्ट बनानी है जिन्हें पावर कट के बाद आपको चलाना है। हर अप्लायंसेस के ऊपर एक प्रिंटिंग या स्टिकर होता है, चाहे बल्ब हो या फिर रेफ्रिजरेटर, सबके ऊपर एक स्टिकर होता है। उसके ऊपर वॉटेज लिखी होती है। तो आपको उन सारे अप्लायंसेस की जिनकी आपने लिस्ट बनाई है, इन सब की आप वॉटेज लिखिए, उसके बाद उसको ऐड कर दीजिए और देखिए टोटल कितना बैठता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें 4 फैन, 4 बल्ब, एक एलईडी टीवी, एक ट्यूबलाइट और एक आरओ प्यूरीफायर चलाना है, तो कुल 500 वाट का लोड बैठता है। ये जो लोड हमने कैलकुलेट किए हैं इन अप्लायंसेस का नॉर्मल लोड है, लेकिन प्रैक्टिकल में जब इन अप्लायंसेस को स्टार्ट करते हैं तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा लोड कैरी करते हैं जिनको जर्क लोड कहते हैं। तो आपको ये जर्क लोड भी ऐड करना पड़ेगा। जर्क लोड निकालने के लिए आप जो टोटल लोड आया है उसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब टोटल एक्चुअल लोड आ जाता है 625 वाट। तो ये टोटल लोड हो गया जो पावर कट के बाद आपको चलाना है। ये जो लोड है वो वाटेज में है, लेकिन आपको जो इन्वर्टर लेना है वो उसे वीए यानी कि वोल्टेज एम्पियर में लेना है। तो अब हमें इस लोड को वीए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको चाहिए इन्वर्टर की एफिशिएंसी। तो जो भी इन्वर्टर आप मार्केट से खरीदेंगे उसके पीछे स्पेसिफिकेशन वाला एक स्टिकर होता है, उस पर उसकी एफिशिएंसी लिखी होती है। मान लीजिए एफिशिएंसी 70% है या 75% है या 80% है, तो आप अपने इन्वर्टर की एफिशिएंसी नोट डाउन कर लीजिए। मान लेते हैं कि जो इन्वर्टर आपको लेना है उसकी एफिशिएंसी 80% है, तो आप उसको लिखिए 0.8। अब जो टोटल एक्चुअल लोड आया है उसको डिवाइड कर दीजिए 0.8 से। अब जो रिजल्ट आएगा मतलब 781 वीए, वो हमारे इन्वर्टर की कैपेसिटी है जो हमें लेना है। मतलब हमें 625 वाट लोड चलाने के लिए 781 वीए का इन्वर्टर लेना है। तो ऐसे में हमें कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा ज़्यादा वीए का इन्वर्टर लेने की। 781 वीए का टोटल लोड निकल कर आया है, तो आपको मार्केट में थोड़ा ज़्यादा 800 वीए का इन्वर्टर लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से हम वीए कैलकुलेट करते हैं अपने घर के अप्लायंसेस को चलाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें नॉर्मल इन्वर्टर लेना चाहिए या फिर यूपीएस इन्वर्टर। नॉर्मल इन्वर्टर का मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे ही पावर कट हुआ तो एकदम से आपके सारे अप्लायंसेस स्विच ऑफ होकर ऑन हो जाएंगे। तो ये होता है नॉर्मल इन्वर्टर का काम। जो यूपीएस इन्वर्टर होता है उसकी फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि जैसे ही पावर कट हुई आपकी पावर सप्लाई में कोई भी बाधा नहीं आएगी। आपके सारे अप्लायंसेस वैसे ही चलते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो इन्वर्टर पर शिफ्ट हो चुके हैं। यूपीएस टेक्नोलॉजी बेस्ट होता है। मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और कंप्यूटर पर जो आप काम कर रहे हैं वो सेव नहीं है। ऐसे में एकदम से पावर कट हुई तो आपका सारा काम लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए यूपीएस इन्वर्टर का मार्केट में डिमांड रहता है। महंगे अप्लायंसेस जैसे टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर अगर यूपीएस इन्वर्टर पर चलते हैं तो सेफ रहते हैं। दोस्तों, आजकल मार्केट में जितने भी इन्वर्टर अवेलेबल हैं उनमें दोनों ही मोड, नॉर्मल और यूपीएस मोड मिल जाएंगे। उसको आप चाहें तो नॉर्मल मोड में चला सकते हैं या चाहें तो यूपीएस मोड पर भी चला सकते हैं। अब कुछ लोग ये जानना चाहेंगे कि जब यूपीएस मोड अवेलेबल है तो हम नॉर्मल मोड पर क्यों चलाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि नॉर्मल मोड पर इन्वर्टर थोड़ा एनर्जी एफिशिएंट होता है, तो इसीलिए लोग नॉर्मल मोड भी प्रीफर करते हैं। लेकिन आपके अप्लायंसेस के लिए यही बढ़िया रहेगा कि आप इन्वर्टर को यूपीएस मोड पर ही चलाएं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो होता है आपका इन्वर्टर किस टाइप का, यानी कि स्क्वायर वेव इन्वर्टर है या फिर साइन वेव इन्वर्टर है। इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि स्क्वायर वेव और साइन वेव इन्वर्टर क्या है। तो पुराने ज़माने में जो इन्वर्टर आते थे वो स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी पर काम करते थे।
उनमें ये होता था कि वो आपके बैटरी के करंट से आपके अप्लायंसेस चलाते थे। किस फ्रीक्वेंसी पर वो चला रहे हैं इससे उनको कोई मतलब नहीं रहता था। अब समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो जो पावर लाइन आपके खंभे से आपके घर पर आ रही है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आपके अप्लायंसेस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रही है और आपके अप्लायंसेस ऐसे ही बने हैं कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम कर सके। अगर फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है तो आपके अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं। तो पुराने इन्वर्टर स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी पर काम करते थे, उनको फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं रहता था। ऐसे में जो नॉर्मल अप्लायंसेस होते थे जैसे लाइट और पंखे ये तो चल जाते थे, लेकिन जो थोड़े सेंसिटिव अप्लायंसेस होते थे जैसे टीवी या फिर रेफ्रिजरेटर इनके खराब होने के चांसेस होते थे। इन्हीं सब प्रॉब्लम को देखते हुए इन्वर्टर में साइन वेव टेक्नोलॉजी आई। साइन वेव इन्वर्टर एग्जैक्ट उसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिसिटी को आपके अप्लायंसेस पर पहुंचाते हैं जितनी फ्रीक्वेंसी आपके पावर लाइन से आती है, जैसे कि 50 हर्ट्ज। ऐसे में आपके अप्लायंसेस बिल्कुल सही चलते हैं। तो दोस्तों आपको मार्केट में दोनों ही टेक्नोलॉजी वाली इन्वर्टर मिल जाएगी, लेकिन आपको साइन वेव टेक्नोलॉजी वाला इन्वर्टर परचेस करनी चाहिए। अब कुछ लोग पूछेंगे कि जब स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी वाले इन्वर्टर से अप्लायंसेस के खराब होने का चांस रहता है तो लोग उसे खरीदते ही क्यों हैं, या फिर कंपनी बनाती ही क्यों है? तो इसका जवाब है वो प्राइस में सस्ते आते हैं, लेकिन सस्ते के चक्कर में आपने ले लिया और कल को अगर आपके अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं तो सस्ती चीज़ के चक्कर में खर्चा और बढ़ जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप इन्वर्टर लें तो साइन वेव टेक्नोलॉजी वाला ही इन्वर्टर लें। तो दोस्तों ये हो गई मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक इन्वर्टर खरीदते समय आपको ध्यान में रखने होते हैं। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि डिस्प्ले। आप जब भी कोई इन्वर्टर लें उसमें डिस्प्ले तो होना ही चाहिए। काफ़ी सारे मॉडल्स मार्केट में हैं, बिना डिस्प्ले वाले भी हैं जिसमें LED इंडिकेटर आपको मिलते हैं, लेकिन डिस्प्ले का फ़ायदा ये होता है कि उसमें आपको ज़्यादा जानकारी देखने को मिलती है, जैसे कि अगर आपकी बैटरी पर सारे अप्लायंसेस चल रहे हैं तो कितनी देर का बैकअप अवेलेबल है, अगर आपकी बैटरी चार्ज हो रही है तो कितनी देर में वो फुल चार्ज हो जाएगी। ये सारी जानकारी आपको डिस्प्ले पर मिल पाती है, LED इंडिकेटर पर नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक इन्वर्टर में अलार्म सिस्टम होना चाहिए, यानी कि आपके इन्वर्टर में कोई दिक्कत आती है, मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो जाता है या ओवरलोड हो जाता है या फिर बैटरी लो होती है, तो उसमें अलार्म इंडिकेटर होने चाहिए। इसके अलावा आपके इन्वर्टर में एक बाईपास स्विच होना चाहिए। बाईपास स्विच का काम ये होता है कि मान लीजिए आपके इन्वर्टर में कोई दिक्कत है या शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उस स्विच को प्रेस करना है और इन्वर्टर मोड से बाईपास मोड पर डाल देना है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो पावर लाइन से करंट आ रही है वो डायरेक्ट आगे आपके अप्लायंसेस पर चला जाएगा, बीच में से इन्वर्टर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आपका इन्वर्टर ख़राब है तब भी डायरेक्ट पावर लाइन से पावर मिलती रहेगी। आजकल ऐप ऑपरेटेड इन्वर्टर मार्केट में आने लगे हैं, जिससे आपका इन्वर्टर स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ऐप के थ्रू आप उसे ऑपरेट कर सकते हैं। ऐप के थ्रू आप इन्वर्टर को घर से या फिर घर के बाहर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप इन्वर्टर को मॉनिटर करना चाहते हैं तो ऐप के थ्रू मॉनिटर भी कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, मैं सिर्फ रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर बजट इशू है तो शुरू में जो इंपॉर्टेंट फीचर बताया था वो तो ज़रूर चेक करना चाहिए, बाकी इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर इसे भी ले लेंगे तो प्राइस तो थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन सहूलत भी काफ़ी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये भी देखना चाहिए कि आपका इन्वर्टर किस तरह की बैटरी के साथ कंपैटिबल है। वैसे तो जितने भी इन्वर्टर्स हैं वो सभी तरह की बैटरी के साथ कंपैटिबल होते ही हैं। बैटरी की बात आ गई तो चलिए बैटरी के बारे में डिटेल में जानते हैं। मार्केट में आपको 3 तरह की बैटरी मिलती है। एक होती है फ्लैट प्लेट बैटरी, जो कि पुराने टाइम में आपने अपने घरों में देखी होगी, नॉर्मल बैटरी होती थी। दूसरी आती है टॉल ट्यूबुलर बैटरी, जो कि बढ़िया वाली होती है। तीसरी टाइप की जो बैटरी आती है वो मेंटेनेंस फ्री वाली होती है, जिसमें आपको पानी डालने का झंझट ही नहीं होता है। उसमें आपको सिर्फ टर्मिनल्स मिलते हैं और पूरी तरीके से सील पैक होती है। पानी डालने की कोई जगह नहीं होती, एकदम बढ़िया होते हैं, कोई भी मेंटेनेंस नहीं होती। लेकिन उसकी ड्रॉबैक ये है कि इसकी लाइफ काफ़ी कम होती है और वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, और इंडिया में इस तरह की बैटरी अवेलेबल भी नहीं है। इंडिया में बस 2 तरह की बैटरी ही अवेलेबल है, पहली फ्लैट प्लेट और दूसरी है टॉल ट्यूबुलर। अब सवाल ये आता है कि कितनी एच की बैटरी हमें अपने घर के लिए लेनी चाहिए। जैसे कि इन्वर्टर में VA होता था, वैसे ही बैटरी के लिए AH होता है। मैं आपको बता दूं कि मार्केट में आपको 60Ah से लेकर 224Ah तक की अलग अलग AH साइज की बैटरी मिल जाएगी। 100Ah, 150Ah, 180Ah, 220Ah एटसेट्रा। तो आपको कितनी एच की बैटरी लेनी चाहिए, तो इसमें भी आपको सेम यही देखना होता है कि आपके घर का लोड कितना है और पावर कट होने के बाद कितनी देर चलाने हैं। जैसे इन्वर्टर वाले एग्जांपल में आपको बताया था कि घर का टोटल लोड जर्क लोड ऐड करने के बाद 625 वाट बैठा था। अब मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिसिटी कट होने के बाद इसे 3 घंटे के लिए चलाना है, तो इसके लिए टोटल लोड को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आपको जो नंबर मिलेगा उसे 12 से डिवाइड कर दीजिए। 12 कहाँ से आया वो मैं आपको बताता हूँ। जो बैटरी होती है वो 12 वोल्ट की होती है, तो 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसे आप 12 से डिवाइड कर दीजिए। अब जो आपको नंबर मिलता है वो आ गया एच में, तो यानी कि इतनी एच की बैटरी आपको लेनी चाहिए।
अगेन इसमें भी इन्वर्टर वाला कॉन्सेप्ट है कि 156 एच आया है तो 156 एच नहीं, आप 160 एच की बैटरी ले लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ कोई भी बैटरी हो उसकी एफिशिएंसी घटती जाती है। इसके बाद सवाल आता है कि एक बैटरी लगानी है या फिर 2 बैटरी लगानी है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 3 घंटे के बैकअप के लिए 12 वोल्ट की एक बैटरी सफिशियंट है, लेकिन अगर आपको 3 घंटे से ज़्यादा का यानी कि 4 घंटे या 6 घंटे का बैकअप चाहिए तो ऐसे में एक बैटरी तो काम नहीं कर पाएगी। अब मान लीजिए 6 घंटे बैकअप के लिए आपने कैलकुलेशन करी और इसके बाद नंबर आया 300 एच की बैटरी चाहिए। मार्केट में 220 एच की बैटरी अवेलेबल है, 300 एच की नहीं। तो ऐसे में क्या करेंगे आपको इस कंडीशन में 150 एच की 2 बैटरी एक साथ सीरीज में कनेक्ट करनी पड़ेगी। इस तरह से दोनों बैटरी 6 घंटे तक बैकअप दे पाएगी। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया जा रहा है। आपको जितने घंटे का बैकअप चाहिए अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जब आप 2 बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो इनकी वोल्टेज है वो भी ऐड हो जाएगी। 12 वोल्ट की एक बैटरी है, आपने 2 बैटरी सीरीज में लगा ली तो वो 24 वोल्ट बन गए हैं और आपका जो इन्वर्टर है वो 12 वोल्ट का है। तो ऐसे में इन्वर्टर भी आपको बैटरी के हिसाब से लेना पड़ेगा। मार्केट में इन्वर्टर 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट का अवेलेबल है। तो आपकी बैटरी से जितनी वोल्टेज टोटल ऐड हुई है, मान लीजिए इस केस में 2 बैटरी ऐड हुई है तो 24 वोल्ट बना, तो आपको जो इन्वर्टर लेना है वो भी 24 वोल्ट का ही लेना होगा। अब बात आती है फ्लैट प्लेट और ट्यूबलर बैटरी में से आपको कौन सा लेना चाहिए। तो इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ट्यूबलर बैटरी ही लीजिए। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। उसकी लाइफ फ्लैट प्लेट बैटरी के मुकाबले ज़्यादा होती है और वो फास्ट चार्ज भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें वारंटी कितनी मिलती है। सबसे पहले इन्वर्टर की बात करें तो किसी भी ब्रांड की आप इन्वर्टर लें उस पर 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी तो मिलती ही है। अगर किसी इन्वर्टर पर 2 साल से कम की वारंटी मिल रही है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस इन्वर्टर को मत लीजिए। आप उसी इन्वर्टर को सिलेक्ट कीजिए जिस पर मिनिमम 2 ईयर्स की स्टैंडर्ड वारंटी मिल रही हो। बैटरी की वारंटी की बात की जाए तो बैटरी पर जो वारंटी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। कम से कम बैटरी पर 36 मंथ की वारंटी मिलती है और मैक्सिमम 60 मंथ या 72 मंथ की मिलती है। ऐसे में आपको हमेशा ज़्यादा वारंटी वाली बैटरी लेनी चाहिए, लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि बेशक आप एक्सपेंसिव बैटरी ले लीजिए लेकिन ज़्यादा वारंटी ही बैटरी लीजिए, क्योंकि बैटरी अगर ख़राब हो जाती है तो उसका जो खर्चा आता है वो थोड़ा ज़्यादा बैठता है। बैटरी के वारंटी पर हमेशा ध्यान दीजिए कि उसके ऊपर जो मंथ लिखे हैं लाइक 36 मंथ है तो उस पर स्टार ना लगा हो या फिर मंथ ऐसे ना लिखे हो कि 18+18 मंथ। आप खुद दिमाग लगाइए कि जिस बैटरी की वारंटी 36 मंथ है तो उसको डायरेक्ट 36 मंथ लिखा जा सकता था, लेकिन उन्होंने 18+18 क्यों लिखा या फिर स्टार क्यों लगाया। इसका मतलब होता है कि उस बैटरी पर आपको प्रो रेटा वारंटी मिल रही होगी। अब प्रो रेटा वारंटी क्या होती है ये बहुत कम लोग जानते हैं। प्रो रेटा वारंटी ये होती है कि उस बैटरी में मान लीजिए 18+18 मंथ की वारंटी है तो जो शुरू की 18 मंथ है तो वही उसकी एक्चुअल वारंटी आप मानकर चलिए। जो बाद के 18 मंथ है उस पीरियड में अगर आपकी बैटरी खराब हो जाती है तो ब्रांड आपको ये कहेगा कि आप इस बैटरी को वापस कर दीजिए, नई बैटरी ले लीजिए और बदले में थोड़े से पैसे भी आपको पे करने पड़ेंगे। या ब्रांड ये भी कह सकता है कि हम इसी बैटरी को ठीक करके दे देंगे, बदले में आपको कुछ पैसे देने होंगे। तो दोस्तों आपको प्रो रेटा वारंटी का भी ध्यान देना होगा जब आप बैटरी खरीद रहे हों। लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस ब्रांड का इन्वर्टर और बैटरी लें। तो दोस्तों आपके लिए मैंने कुछ इन्वर्टर और बैटरी को सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप उसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वहां से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।